आज 25 जून है। ये वही तारीख है जिसे लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। वजह है 1975 में आज ही के दिन देश में लागू हुई इमरजेंसी यानी आपातकाल। आज उसकी 50वीं बरसी है। इस मौके पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। उस दिन को 50 साल बीत चुके हैं जब देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है और हंसी आती है जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं 25 जून 1975 को लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में किस प्रकार से डाल दिया गया था और बिना किसी गलती के उन्हें सजा दी गई थी। 21 महीने तक वो जेल में रहे थे। हर नेता को जेल में डाल दिया गया था। विपक्ष को खत्म सा कर दिया गया था। हम चाहते हैं कि इस दिन को याद रखा जाए ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। सवाल यह नहीं है कि इमरजेंसी 50 साल पहले लगी थी। सवाल यह है कि क्या वो मानसिकता आज भी जिंदा है? क्या कांग्रेस ने सच्चे लोकतंत्र से कभी माफी मांगी या फिर आज भी सत्ता की खातिर वही आपातकाल वाली सोच जिंदा है? कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। आपातकाल को आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। लोकतंत्र को तार तार करना, संविधान को तार तार करने का काम किया था इंदिरा जी ने। अपनी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में भेजा, आपातकाल लगाया। निश्चित रूप से ये काला अध्याय है। वो हमारे नेता जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, उनके मंसूबों को पानी फेरते हुए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। आज कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से आपातकाल के लिए और खासकर नेहरू परिवार को आपातकाल के लिए हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन। 50 साल हो गए। मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जिसको चाहो पकड़ो जेल में डाल दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई, छीन ली गई। इसमें काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने। सवाल यही है कि क्या आज भी कांग्रेस के डीएनए में वही इमरजेंसी वाली सोच है क्या? क्योंकि सवाल बीजेपी लगातार पूछ रही है। सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र स्वामी जी, आज हम लोग इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप तमाम दर्शकों को बताएं कि वो 25 जून 1975 का दिन, उसके बाद से 21 महीनों का लगा वो पूरा आपातकाल किस प्रकार का रहा और बीजेपी जब ये सवाल पूछ रही है तो उसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए आशीष जी, हर देश के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जी जो हमेशा आपकी याददाश्त में बनी रहेंगी जी। वो एक तरह का वैसा दृश्य पैदा करती हैं
जिस दृश्य में आप वापस नहीं जाना चाहते। जी। और यही कारण है कि आज 50 साल होने के बावजूद भी जो इमरजेंसी 1975 में 25 जून को लगी थी, उसको जैसे ही लोग सुनते हैं, जो अभी जिंदा हैं, उस समय भुक्तभोगी थे, उनको वो दिन याद आते हैं। और जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी ये पढ़ने, सोचने और समझने का समय है जी कि उस समय क्या हुआ था। न्यायालय सब खत्म, पार्लियामेंट खत्म, नेता जेल में, मीडिया खत्म, और सड़क पे आम चलते आदमी की जिंदगी भी खतरे में थी। जी। खाली खाली इतना ही नहीं था कि लोगों को जेलों में ठूंस दिया या जो है न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया जी। या पार्लियामेंट को अपने मन से चलाया। एक आम आदमी का भी सड़क पर चलना दूभर था। दिल्ली और हरियाणा में तो ये हाल था जी कि हम लोग नए नए आए थे उस समय नौकरी में, तो इतने सब सुख साधन, मतलब अपनी पोजीशन के बावजूद हमारे पिताजी चिट्ठी लिखते थे कि भाई हरियाणा में तो यंग लड़कों को पकड़ के ले जाते हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, नसबंदी कर देंगे, तो कभी मौके बेमौके घर इधर गांव आने की जरूरत नहीं है। तो वो हालात थे उस समय जी। और खाली अगर ये वहीं तक सीमित रह जाता तब भी लोग सोचते चलो भाई बात आई गई, हो गई, इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने अपने को बचाने के लिए, सत्ता के लिए सब कानून बदल डाले। लेकिन जो कानून बदले उसमें कुछ कानून ऐसे हुए जो नासूर बन गए जी। और खास तौर से जो बहुसंख्यक समाज है उसके लिए तो वो बिल्कुल नासूर बन गए। जब इन्होंने प्रियम्बल में बदलाव किया और उसमें एक सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाला, तो उसकी आड़ में क्या क्या हुआ देश में। उसकी आड़ में जो हिंदुओं पर बाइस्ड कानून बने, जो हिंदुओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया, वो सब इसी की देन है इमरजेंसी की। लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नेता लोग खाली अपने तक ही देखते हैं कि भाई हम जेल में चले गए, मीडिया को जेल में नहीं, आज आ चुकी सर, अब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप तमाम दर्शकों को बताएं, समझाएं, क्योंकि जब सियासतदान जो है तमाम आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, तो मैं देखता हूं विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि पिछले 11 सालों में इस देश में आपातकाल लगा हुआ है, यह अघोषित आपातकाल है। सही मायने में आपातकाल क्या है, ये किस प्रकार से आप समझाना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? और ये जो बयान दिया जाता है बार बार कि अघोषित आपातकाल, क्या वाकई में ऐसी कोई सिचुएशन है, या जिनको नहीं पता उन्हें पीछे जाकर 50 साल पहले क्या हुआ था उसे पढ़ना, देखना और समझना चाहिए कि एग्जैक्टली आपातकाल होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो ये मोदी राज के 11 साल हैं, जिसको ये लोग कहते हैं कि ये अघोषित आपातकाल है, ये ऐसा अघोषित आपातकाल है जिसमें पार्लियामेंट में बैठ के आप किसी को भी गाली दे रहे हैं। ये ऐसा अघोषित आपातकाल है कि जिसमें आप सड़क पर चाहे जिसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को गाली दे रहे हैं और फिर भी मजे से घूम रहे हैं। ये ऐसा अघोषित आपातकाल है कि जिसमें एक शर्मिष्ठा लड़की को पुलिस पकड़ के ले जाए और उसकी जमानत भी नहीं हो, इतने दिन लग जाए, और दूसरी तरफ वही न्यायालय, वही मुकदमे, वही स्थिति, और वही न्यायालय कहे कि नहीं नहीं ये तो जेल का कोई काम नहीं है, इसको एफआईआर रद्द की जाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यही है ना अघोषित आपातकाल। अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो जेलों में बंद होते, वो गाली बकते हुए सरकार को, लोगों को नहीं फिर रहे होते। आप इनकी भाषा सुनिए, आप जितने भी इनके प्रवक्ता हैं, जितने भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी आप भाषा सुनिए। आपातकाल में, इमरजेंसी में आप ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्या? अरे इंदिरा जी के टाइम पे तो आप अगर ऐसी भाषा बोलते तो आपका तो पता भी नहीं लगता आप कहाँ गए। आपकी तो लोग ढूंढते रह जाते, आपकी तो आत्मा भी नहीं मिलती, हड्डियां भी नहीं मिलती। तो उस पीरियड से इस पीरियड की तुलना सिर्फ इसलिए की जाती है कि कांग्रेस जानती है कि ये एक ऐसा काला अध्याय था जो कभी सफेद नहीं होगा, जिसको देश कभी माफ नहीं करेगा, जिसको देश कभी भुला नहीं सकेगा। अच्छा, ये चीज है सर, ये भी है कि ये कभी ना जरा शक हुआ किसी पे, जरा शक हुआ किसी पे कि ये व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जनसंघ से जुड़ा हुआ है,
झंझाझोली क्या उठा के ले गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता नहीं बचे, जब इन्हें जेल भेज दिया गया सर, जिनका बेचारों का कोई लेना देना भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब इतने बड़े बड़े नेता नहीं बचे तो आम लोगों से क्या ही उसमें तुलना करें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आज कुछ बयान सुन रहा था सुरेंद्र स्वामी जी, विशेष तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वे कह रहे हैं कि भाई महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, 50 साल पुराने घटे एक वाकये पर चर्चा क्यों हो रही है? इस सवाल का क्या जवाब देंगे? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है नेहरू जी ने ये बनाया, इंदिरा जी ने ये बनाया, वो आप चर्चा करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस का ही ये अध्याय है और उनको मालूम है कि ये काला अध्याय कभी मिट नहीं सकता जी। तो और फिर जो उनके साथ की पार्टियां हैं, नेचुरली आज की डेट में उनको राजनीति करनी है कांग्रेस के साथ, तो वो भी उनके लिए बोल रही हैं। ये बात अलग है कि उन्हीं के नेता भी उस समय जेल में ठूसे गए थे जी, लेकिन वो चतुर निकले, बाहर आके भ्रष्टाचार करके अपना जुगाड़ तुगाड़ करके अपने सत्ता में बन बैठे हैं। तो ये है कि आपको, मैं तो देश के हर नवयुवक से, नवयुवती से और जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उस समय के वीडियोस देखिए, आप उस समय के अखबारों को पढ़िए, उस समय क्या स्थिति थी, क्या कानून था। हमें मालूम है, हमारे बहुत से मिलने वाले थे, वो कह रहे अरे भाई तुम तो दिल्ली में बैठे, पता ही नहीं लड़के को कहाँ ले गए। वो एक दिन चला गया किसी मीटिंग में, बहुत पुरानी, मतलब ये भी नहीं कि इमरजेंसी के बाद उसी को उठा ले गए, अब वो ढूंढते फिर रहे हैं उस बच्चे को कहाँ गया। तो ऐसी बुरी हालत थी उस समय, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कायदा कानून नहीं था। और अच्छा, एक चीज और सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी इमरजेंसी से करते हैं जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार सरकार उसको रिपीट करके दिखा दे इनको कि इमरजेंसी क्या होती है। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे, चूंकि समय कम है तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपसे समझ पाऊं, तमाम दर्शक समझ पाए, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है सर कि इंदिरा जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी, इसकी वजह से इमरजेंसी थोपी गई देश के ऊपर। एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर? इमरजेंसी के पीछे की मुख्य वजह क्या थी, अगर मैं आपके चश्मे से देखूं तो संक्षेप में? नहीं, इमरजेंसी के पीछे की मुख्य वजह यही थी कि जो वो चुनाव लड़ी थी वो उसमें चुनाव संहिता का उल्लंघन था और वहां पे जज ने, हाईकोर्ट के जज ने उनके इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया था। जब उनका इलेक्शन सेट असाइड हो गया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको गद्दी से उतरना था और वो हटना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री के पद से। इसीलिए उन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगाई, संविधान में संशोधन किए, जजेस को बदला। ठीक है, मतलब मोटा मोटी ये चीज अब बहुत स्पष्ट हो गई है सर कि चुनावी गड़बड़ियों को उन्हें दोषी पाया गया था, कुर्सी खतरे में पड़ गई थी, ये बहुत बड़ी वजह थी कि इमरजेंसी थोप दी गई। समय आपने दिया सर, काफी अच्छी बातचीत आपसे रही, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।